चलो आगे देखेंगे हम अटैकिंग रीएजेंट्स। अटैकिंग रीएजेंट हमने रिएक्शन में देखा था, सबस्ट्रेट होता है और सबस्ट्रेट के ऊपर ऐसा कोई रीएजेंट अटैक करता है और रिएक्शन हो जाती है, तुमको प्रोडक्ट मिलते हैं। अटैकिंग रीएजेंट एक तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं या फिर इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब है लविंग, न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। ये रहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, ये रहते हैं न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो ये बेसिकली होती है इलेक्ट्रॉन रिच और इनके ऊपर रहती है लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए इनको प्यार होता है पॉजिटिव चार्ज से। इनके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है इनमें, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। जो कम है उससे प्यार होता है, उसका अट्रैक्शन होता है, वो चाहिए उसको, राइट। ये तो सिंपल है, नेचुरल टेंडेंसी है। जो कम है उससे अट्रैक्शन है। इनमें इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करना है या फिर नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करना है। इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज है इनके पास, तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को लव करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, अब इनके टाइप्स देखेंगे हम। इनके पास देखिए पहले तो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होता है और इनके पास लोन पेयर कंपल्सरीली होती है। अब ये इनकम्प्लीट ऑर्बिटल कंपल्सरीली नहीं रहता, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कहां पे आता है मैं बताता हूं। 90% में चांस ये होता है कि ये लोन पेयर होती है, 90% यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होता है। कभी कभार थोड़ा फर्क आता है, लेकिन सबसे पहले टाइप देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी रहते हैं, जिनके ऊपर सिर्फ लोन पेयर रहती है लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं रहता, जैसे कि वाटर है, अमोनिया है और अमाइंस है, अमीन्स है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, जो भी हो। दूसरे ज्यादा पॉपुलर न्यूक्लियोफाइल है निगेटिवली चार्ज, जिनके ऊपर लोन पेयर तो रहती है और निगेटिव चार्ज भी रहता है। लोन पेयर तो रहती है, निगेटिव चार्ज भी रहता है। तो ये देखिए इतने सारे हैं, ठीक है, अमाइड, अल्काइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। वैसे इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज समझते हैं और न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव चार्ज समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, राइट। तो ये है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, सॉरी इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होता है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इनकम्प्लीट ऑर्बिटल चाहिए जहां पे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऐसा भी बोल सकते हो। यानी ये हो गए लुईस एसिड की तरह, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब लुईस बेस की तरह, लुईस बेस की तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, राइट। पॉजिटिवली चार्ज ये है, तुम इनको देखो या फिर इनको देखो, दोनों के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल होता ही है। वैसे तुम इनको देखो या इनको देखो, दोनों के पास लोन पेयर होती है। सो यहाँ पे लोन पेयर का होना बेसिक डेफिनेशन है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑर्बिटल का होना बेसिक डेफिनेशन है। देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आता है। पहले तो देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इलेक्ट्रोफाइल एंड वाइस वर्सा। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन रहे उसमें यही होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इंपॉर्टेंट, डायपोल्स हैव इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायपोल कौन है, जैसे कि ये देखो, ये आर एक्स कार्बन है इधर और हेलोजन है। तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से लोन पेयर बीच में नहीं, सॉरी शेयर्ड पेयर थोड़ी इधर शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा निगेटिव आएगा और ये थोड़ा पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम करता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है अभी इसके ऊपर लोन पेयर आई नहीं है। अब ठीक है, हैलोजन के ऊपर रहती है, लेकिन फिर भी अगर शिफ्टिंग से थोड़ा चार्ज भी आ जाता है तो भी
ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, डायपोल के अंदर मैं बोल रहा हूं, राइट। अभी ये अल्काइल ग्रुप देखो, यहां पर अभी तक एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं आया है, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये काम कर सकता है। कैसे देखो जरा, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं भी है तो होता क्या है देखो, बेसिकली अगर इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्योंकि माइनस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह है। अब देखो क्या होता है, भले ही इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, हमने बोला था एम्प्टी ऑर्बिटल होना बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इसके पास भले ही एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं, लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा वैसे ही इसको निकाल देगा। ये निकाल देगा मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट होगा, ये निकाल देगा मतलब क्या, एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट होगा। किसके पास, इसके पास, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तो भी अगर एम्प्टी ऑर्बिटल होने की पॉसिबिलिटी है तब भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो इसका मतलब है, एक तो किसी स्पीसीज के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, या फिर न्यूट्रल है लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल है तब भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। और एक पॉसिबिलिटी कौन सी है, और एक पॉसिबिलिटी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ये किसी ग्रुप से अटैच्ड है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन अटैक होने के बाद एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर्म हो सकता है, मतलब इसको एक्सपेल करके, तो भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। लेकिन 90 जो भी तुम्हारे जितने भी है 99% है यार, 95% मान लो, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, एक तो उनके ऊपर प्लस चार्ज है या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल है ही। एम्प्टी ऑर्बिटल प्लस चार्ज है तो एम्प्टी ऑर्बिटल यूजुअली रहता ही है। बस ऐसे कुछ है डायपोल्स जहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल ना होने के बावजूद वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये डायपोल, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो सिंपल है, डायपोल यानी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, जहां पे दो एटम्स है और उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो उनमें से एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जैसे कि इधर देखो, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, देखो इन्होंने खींच लिए इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे इधर, तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब वैसे तो वीक ही है ये Cn माइनस से, लेकिन ये दो लोग दो ऑक्सीजन खींच रहे, इसलिए इसके ऊपर काफी ज्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज आता है। वैसे ये सल्फर को देखो, तीन ऑक्सीजन खींच रहे इसके इलेक्ट्रॉन, पूरी तरीके से नहीं खींचे लेकिन फिर भी काफी खींचा हुआ है चार्ज, तो इसके ऊपर थोड़ा बड़ा पॉजिटिव चार्ज आता है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये सल्फर काम करता है। सो न्यूक्लियोफाइल्स बेसिकली लुईस बेसिस की तरह काम करते हैं। लुईस बेसिस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, लोन पेयर डोनर, और इलेक्ट्रोफाइल्स एक्ट एज लुईस एसिड, ऊपर हमने देखा है, दे आर एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन लवर्स। कभी कभी प्लस चार्ज होने के बावजूद इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करता, जैसे कि NH4 प्लस है, देखो NH ऐसा होता है, ये लोन पेयर होती है। मान लो यहाँ पे इसके पास प्रोटॉन आ गया तो ये इसको क्या करेगा, लोन पेयर दे देगा, तो तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये हाइड्रोजन 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 और ये प्लस चार्ज। ये भले ही इसके ऊपर प्लस चार्ज है लेकिन फिर भी इनमें से किसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो भले ही प्लस चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, नहीं है। बस इतने एग्जांपल याद रखो, कौन है कौन नहीं है, बाकी उतना डिटेल आपको नहीं पूछा जाता। तो ठीक है, ये एक्सेप्शन याद रखो, कभी कभी एम्प्टी ऑर्बिटल ना होते हुए भी डायपोल्स इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर प्लस चार्ज है फिर भी वो न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर रहे, उसमें भी यही एग्जांपल है, ये अमोनिया वाला, मतलब अमोनिया नहीं, नाइट्रोजन जिसके पास 4 बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन हो सकते हैं या फिर अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं 4, प्लस चार्ज होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं काम करेंगे, इतना याद रखना है। जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पे है ये आगे देखेंगे हम। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इनको तो बस याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इनका यूज हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है,
अब देखो यहां पर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी इन वाटर। सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर ही ज्यादा हमको इंपॉर्टेंट है। पहले देखेंगे हम व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक तो देखो ये बॉइलिंग में होता क्या है और इवापोरेशन में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल अनअफेक्टेड रहता है। जैसे कि देखो यहां पे मैंने निकाला है, ये इसके नीचे लिक्विड फेज है और इसको हीट करने पर इवेपोरेट हो रहा है। देखो आराम से देखो, ये जो बॉन्ड है ये केमिकल बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच। ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आ गया। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, रेड और ब्लू कलर के दो मॉलिक्यूल है, उनके अंदर वाले बॉन्ड है केमिकल बॉन्ड, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच ये जो डॉटेड है ये फिजिकल बॉन्ड है। ये देखो ये फिजिकल बॉन्ड है। मॉलिक्यूल कौन कौन है, ये है एक मॉलिक्यूल, ये ऐसे चार मॉलिक्यूल है, इनके बीच ये जो डॉटेड लाइंस है ये है फिजिकल बॉन्ड। इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल के बीच ये जो होता है इनको एटम कहा जाता है। ये देखो एटम, देखो ये आराम से यहाँ पे एटम किसको बोला गया है और मॉलिक्यूल किसको बोला गया है, फिजिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड। अब हीटिंग में क्या होता है, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड था फिजिकल बॉन्ड वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन केमिकल बॉन्ड हीटिंग में ब्रेक नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। बहुत ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन है तो हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग में इवेपोरेशन में नहीं होता। सो सिर्फ फिजिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, मॉलिक्यूल एज इट इज रह जाते हैं। इतना याद रखो। बॉन्ड के बारे में अभी आगे देखेंगे हम। तो आगे क्या कहता है देखो, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड यानी फिजिकल बॉन्ड ब्रेक होता है। इंटरमॉलिक्यूल का मतलब है फिजिकल बॉन्ड, इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बोला जाता है। मॉलिक्यूल इज अनअफेक्टेड मतलब मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड वैसे के वैसे रह जाते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही सिंपल बात है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना मतलब बॉन्ड जितना स्ट्रांग रहेगा उतना उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो वो तो जल्दी ही इवेपोरेट होगा या फिर मेल्ट होगा। देखो अब बॉन्ड की बात निकली है, उसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके आगे बॉन्ड के ऊपर बहुत होने वाला है। बॉन्ड बेसिकली केमिकल और फिजिकल दो तरीके के होते हैं। फिजिकल बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी यूजुअली कहा जाता है, लेकिन फिजिकल बॉन्ड हमारे सिलेबस में इंटर है, लेकिन कभी कभी इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड का एक ही मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या ट्रांसफर नहीं हुआ है, राइट। तो फिजिकल बॉन्ड अभी देखेंगे हम। केमिकल तो आयोनिक होता है, कोवैलेंट होता है, मेटालिक होता है, लेकिन अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल बॉन्ड पर फोकस करेंगे। फिजिकल बॉन्ड अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव हो सकता है। जब वो अट्रैक्टिव होता है तो उसको वंडरवॉल फोर्सेस ऐसा या फिर वंडरवॉल बॉन्ड ऐसा भी कहा जाता है। ये अट्रैक्टिव जो फोर्सेस है या फिर अट्रैक्टिव फिजिकल बॉन्ड या फिर वंडरवॉल फोर्सेस है, इनके तीन टाइप्स है, 1 2 3। एक है लंडन फोर्सेस, दूसरा है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तीसरा है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अभी इनके डिटेल में नहीं जाएंगे हम। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड करके चीज होती है जो कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का ही एक क्या होता है, सब टाइप होता है। हमको बस इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन वीक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इधर देखेंगे हम। अब देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसी के अंदर जो एक स्पेशल टाइप है और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड कब होता है, when the interaction is between hydrogen and highly electronegative atom that is fluorine, oxygen, nitrogen। बस इन तीनों के साथ जब हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तब वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाता है उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ये ऐसा नाइट्रोजन, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तीन लोग फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये ऐसे याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोन कॉल, फोन कॉल, ये क्लोरीन की नियरली सेम है। फोन कॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 एलिमेंट, उसमें भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 3 है। तो हाइड्रोजन जब इन तीनों में से किसी एक के साथ अटैच्ड होता है तब जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं हम। नाउ दिस स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर वंडरवॉल फोर्सेस
हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन उससे कम है, और सबसे कम है लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस। अभी मैंने यहां पर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल नहीं लिया क्योंकि उसकी उतनी जरूरत नहीं है, इसको नहीं लिया मैंने। इतने लोगों को ही तुम याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पर बॉइलिंग पॉइंट हमारे डिसाइड होने वाले हैं। लंदन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस, जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया साइज ज्यादा है वहां पे लंदन फोर्सेस ज्यादा रहेंगे। अब हम देखेंगे ट्रेंड्स इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं। तो पहला पॉइंट है फॉर वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स विच आर हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। ओके, इधर चाहिए ये मॉलिक्यूलर मास। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे हम जिनके पास मॉलिक्यूलर मास सेम है। तो बॉइलिंग पॉइंट वेरीज एज, सेम मॉलिक्यूलर मास है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद अल्कोहल का, उसके बाद अमाइंस का। ये क्यों? ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं, फिर उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड से इसका थोड़ा वीक है क्योंकि ये ऑक्सीजन है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये OH बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर है देन NH बॉन्ड, है ना, ये बहुत ज्यादा पोलर होगा। इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। उसके बाद आते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये है ईथर्स, फिर ये अल्काइल हैलाइड्स है। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहता है फॉर सिमिलर मासेस हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि इनके अंदर लंदन फोर्सेस है, यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। तो हमने देखा कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से, ये देखो ये जो है इसी के हिसाब से क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड है। जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग उसके बॉइलिंग पॉइंट उतने ज्यादा। तो हमको यहां पे याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलार मास एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जिसका ज्यादा मोलार मास है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और दूसरी बात इंटरमोलिकुलर फोर्स भी जितना ज्यादा है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ट्रेंड्स इन बॉइलिंग पॉइंट एक 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 करके और देखेंगे। ट्रेंड्स ऊपर भी देखे हमने, लेकिन अभी थोड़ा सिस्टमैटिकली। सबसे पहले फॉर होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज यानी फंक्शनल ग्रुप वही रहता है, बस कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती है यानी मोलार मास बढ़ता है। सो फॉर होमोलोगस सीरीज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट गो ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे कि इधर देखो ये CH3Cl है, इधर देखो ये 3 है, ये होमोलोग्स है एक दूसरे के, या फिर होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स है, होमोलोग्स भी कहा जाता है। तो जैसे इधर से इधर जाओगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप वही है क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो जैसे जैसे तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास या फिर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 3 > 2 > 1। ठीक है। आइसोमर्स की बात की जाए, आइसोमर मतलब वो होते हैं जिनके मोलार मासेस सेम रहते हैं। देखो ऊपर क्या है, होमोलोगस सीरीज में जैसे नीचे आते हो मोलार मास बढ़ते हैं, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। मैंने बोला ना बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एक मोलार मास और दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम है, लेकिन मोलार मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। दूसरा ट्रेंड है आइसोमर में, आइसोमर मतलब मोलार मास तो सेम है, उसके बाद देखना पड़ेगा फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें ज्यादा है। अगर आइसोमर देखोगे ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर है, सभी में 8 कार्बन ही है, लेकिन ब्रांचिंग बढ़ रही है। तो आइसोमर में याद रखना है मोर ब्रांच्ड आइसोमर हैव या फिर हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट, मोर ब्रांच, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने पर सरफेस एरिया बढ़ता है। देखो ब्रांचिंग बढ़ने पर सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होता है। देखो ब्रांचिंग बढ़ी तो सरफेस एरिया कम मतलब लंदन फोर्सेस कम, क्योंकि लंदन फोर्सेस डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया के ऊपर, और ये लंदन फोर्सेस कम यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, ये ऐसे है राइट। इसीलिए देखो इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है, इसका कम हो गया, ये ब्रांचिंग की वजह से कॉम्पैक्टनेस बढ़ता है और सरफेस एरिया कम होता है। ये देखो रीजन जो मैंने अभी समझाया, यही इधर दिया हुआ है रीजन। उसके बाद आइसोमर में देखा जाए तो सिस और ट्रांस आइसोमर में सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देखो ये जरा सिस आइसोमर है,
ये ट्रांस है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इधर अगर देखो इसका डायपोल इधर है, इसका डायपोल इधर है, तो नेट डायपोल मोमेंट इसका नॉन जीरो है। नेट डायपोल मोमेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर ये ट्रांस में देखोगे तो ये डायपोल इधर है, मान लो मैं ऐसा, एक्चुअली ये गलत हो गया, डायपोल ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका डायपोल ये है। ये दोनों डायपोल एक दूसरे को अपोजिट है, तो ये कैंसिल करते हैं, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो है। इधर भी उल्टा कर लो, ये ऐसा ऐसा, तो डायपोल मोमेंट जीरो है, इसका मतलब है पोलार बॉन्ड पोलार नहीं हुआ, मतलब ये मॉलिक्यूल पोलार नहीं है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है यानी डायपोल डायपोल नहीं है, तो फिर दूसरा होगा लंडन फोर्सेस, जो कि बहुत ही वीक रहते, यहां पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रहेगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। उसके बाद आइसोमर की बात चल रही है। अब आइसोमर होने के बाद हम देखते हैं डिफरेंट हैलोजेंस के लिए, मतलब अल्काइल ग्रुप सेम है, लेकिन हैलोजन देखो कैसे हो रहा है, ये देखो ये बढ़ता है, तो क्या हो रहा है, इससे ये ज्यादा हेवी है, ये हेवी है, तो मोलार मास बढ़ रहा है ना, इधर से इधर हैलोजन बढ़ रहा है, हैलोजन का मास बढ़ रहा है, इसलिए मोलार मास बढ़ रहा है। मोलार मास बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, राइट। ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो जरा, देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। देखो, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट। यहां पे तुमको मॉलिक्यूल्स दिए हैं, एक अल्कोहल दिया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्काइल हैलाइड है और ये अमाइन है। इनके मोलार मासेस जरा देखो, सभी के मोलार मासेस कैसे सिमिलर है, नियरली इक्वल है। तो हमने देखा जब मोलार मासेस इक्वल रहते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, उसके बाद अल्कोहल होते हैं, अभी ऊपर देखा ना हमने ट्रेंड, उसके बाद अमीन्स आएंगे और फाइनली सबसे कम आएगा अल्काइल हैलाइड। ये देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन सबके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ा वीक होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का ही सब टाइप है, लेकिन इट्स अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। उसके आगे हम बात करेंगे पोलैरिटी की। पोलैरिटी मतलब पोलार, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। मान लो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इनके बीच दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बीच में ऐसे सेंटर में नहीं रहते, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ ये शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव आता है, इसके लिए डेल्टा पॉजिटिव आता है। ये पॉजिटिव पोल कहलाता है, ये निगेटिव पोल कहलाता है, इसलिए ये इस मॉलिक्यूल को हम पोलार मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें दो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के दो पोल्स, पॉजिटिव निगेटिव, पोलार मॉलिक्यूल। तो पोलार मॉलिक्यूल कब फॉर्म होता है? ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसके दो बाजू में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस और इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है या जीरो है तो मॉलिक्यूल पोलार नहीं रहेगा। जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन, इसको पोलार नहीं बोल सकते, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ये तो कंप्लीटली नॉन पोलर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये भी नॉन पोलर है, लेकिन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये पोलर हो जाएगा बॉन्ड, ठीक है। ये पोलैरिटी बहुत ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि पोलैरिटी की वजह से चार्जेस आते हैं और चार्जेस आने की वजह से ही रिएक्शन में एक दूसरे के ऊपर अटैक होता है। क्यों अटैक होता है भाई? कहीं तो प्लस चार्ज होना चाहिए, कहीं तो माइनस चार्ज होना चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मान लो इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं, तो ये अट्रैक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगे, अटैक भी नहीं करेंगे। मान लो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस ये इसको अटैक करेगा इसके ऊपर, और अटैक होने के बाद ही रिएक्शन होगी। सो पोलर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलैरिटी की वजह से रिएक्शन होती है, अगर पोलैरिटी नहीं है तो फिर रिएक्शन होगी ही नहीं। तो यहां पे तुम देखोगे तो पोलैरिटी किस तरीके से बढ़ रही है, देखो जरा पोलैरिटी किस तरीके से बढ़ रही है। ये देखो, ये बहुत ज्यादा पोलर है, ये थोड़ा कम पोलर है, ये और कम पोलर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होते जा रहा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, लेकिन फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है, तो डिफरेंस ज्यादा है। तो ये देखो शेयर्ड पेयर, ये मिडल से जितनी दूर उतनी पोलैरिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा उतनी पोलैरिटी ज्यादा है। तो ये क्या कहता है, देखो पोलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड। डायरेक्टली मतलब जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी।
डायरेक्ट का मतलब ये बढ़ गया तो वो भी बढ़ गया। कौन कौन बढ़ता है फिर पोलैरिटी बढ़ने पर? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ती है, सोल्युबिलिटी इन वाटर या फिर पोलर सॉल्वेंट बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ये क्या होता है हम धीरे धीरे आगे तो देखेंगे। तो वेरियस फंक्शनल ग्रुप शो फॉलोइंग ट्रेंड इन पोलैरिटी, तो वही ट्रेंड है जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ट्रेंड था। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और अमाइंस, इनमें पोलैरिटी ज्यादा है, फिर इनके बाद इनमें पोलैरिटी थोड़ी कम है और इनमें तो बहुत कम है। हाइड्रोकार्बन में पोलैरिटी बहुत कम रहती है, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो इसका क्या है, पोलैरिटी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज है वो है सोल्यूबिलिटी में। सोल्यूबिलिटी यानी वाटर के अंदर कौन कैसा सोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर नहीं, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल या फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा सोल्यूबल है, इनके ट्रेंड्स हम स्टडी करते हैं। सोल्यूबिलिटी में सबसे बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर सब्सटेंस पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। लेकिन हम अभी फोकस करेंगे सोल्यूबिलिटी इन वाटर, दैट इज सोल्यूबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। यही ज्यादा स्टडी की जाती है, इसी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो अगर हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड्स, दे हैव लोअर पोलैरिटी। अल्काइल हैलाइड की पोलैरिटी देखो, ये पूरा जो ट्रेंड है इसमें अल्काइल हैलाइड की पोलैरिटी कैसे है, कम है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पोलैरिटी कम है इसीलिए दे आर लेस सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अभी हमने देखा ना लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो ये लेस पोलर है, लेस पोलर है तो ये पोलर वाले में उतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते। सो दे आर लेस सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, बट दे आर अल्काइल हैलाइड्स आर मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कोई भी अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोई भी देखो तो उसमें क्या होता है, तो ऐसे एक कार्बन की चेन होती है और आगे एक फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कि ये देखो, ये कार्बन की चेन है और ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। ये फंक्शनल ग्रुप होता है पोलर और कार्बन की चेन होती है नॉन पोलर, हमेशा याद रखना। सो दिस पोलर पार्ट हेल्प्स इन सोल्यूबिलिटी इन वाटर वेयर नॉन पोलर पार्ट रेजिस्ट्स इन सोल्यूबिलिटी इन वाटर। तो इसीलिए जितनी ज्यादा ये चेन बड़ी होगी उतना नॉन पोलर पार्ट ज्यादा होगा और इसलिए ये वाटर में उतने सोल्यूबल नहीं होंगे। इसलिए बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल का मतलब है नॉन पोलर पार्ट ज्यादा। नॉन पोलर पार्ट पोलर वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहता, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, राइट। इसलिए छोटे मॉलिक्यूल उनकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लो, और जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन फॉर ए गिवन फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन की लेंथ बढ़ती है तो सोल्यूबिलिटी कम होती है। मतलब होमोलोगस सीरीज में अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा था, होमोलोगस सीरीज में तो कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन सोल्यूबिलिटी कम होती है, सोल्यूबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि पोलर पार्ट बढ़ता है। सोल्यूबिलिटी इन वाटर की बात कर रहा हूं मैं, सोल्यूबिलिटी इन वाटर कम हो जाती है। उसके बाद जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर तुम्हारे पास एक है ब्यूटेन C4H10 और दूसरा है तुम्हारा C4H9OH अल्कोहल, ये भले ही देखो दोनों सिमिलर है, चार चार कार्बन वाले, लेकिन इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ये पोलर नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है और ये OH की वजह से पोलर है, इसलिए डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। सो फॉर एनी फंक्शनल ग्रुप हायर होमोलोग्स मतलब मेंबर्स विथ मोर कार्बन विल हैव लेस solubility in water, more boiling point, higher homologues will have more boiling point but less solubility in water। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखेंगे हम आगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मोलर मास, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, पैकिंग। यहां पे इंपॉर्टेंट है पैकिंग। अब इतना टेंशन नहीं लेना है कि ये पैकिंग क्या होती है। तो पैकिंग के मामले में देखा जाए तो सिस आइसोमर की पैकिंग, पोलैरिटी सिस आइसोमर की ज्यादा होती है लेकिन पैकिंग पुअर होती है। सिस आइसोमर की पोलैरिटी ज्यादा होती है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन पैकिंग पुअर होती है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये याद रखना है।
बाकी मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर उतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे सोल्युबिलिटी के ऊपर वगैरह वगैरह। चलो क्या पहला क्वेश्चन बोलता है देखो जरा, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो तुम आराम से देखो यहाँ पे क्या एक ट्रेंड है, यहां से यहां तक देखोगे तो कार्बन की संख्या बढ़ते जा रही है और यहां से यहां कार्बन की संख्या उतनी है। तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट को कोई वैल्यू देते हैं, जब भी तुमको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछी जाए तो कुछ वैल्यू देना। मान लो इसको 10 वैल्यू दे दी, तो इसके तो कार्बन की संख्या ज्यादा है इसलिए इसकी कुछ 15 आएगी, मतलब बड़ा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना। कार्बन की संख्या बढ़ती है होमोलोगस सीरीज में तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, राइट। उसके बाद यहां पे कार्बन की संख्या देखो इससे कम है, इससे कम है, तो इससे कम लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए तो 12। अब ये देखो इसको और इसको देखो, ये दोनों आइसोमर है, कार्बन की संख्या 4 ही है लेकिन ये ब्रांच्ड है, तो ब्रांचिंग होने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कम होगा लेकिन इससे कम नहीं होगा क्योंकि इससे तो 3 ही कार्बन है, तो इसको वैल्यू हम देंगे 13, मतलब इससे ज्यादा लेकिन इससे कम। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर तुमको बोला जाए तो सबसे कम वाला ये पहला, फिर इस डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है तो सबसे ज्यादा वाला ये दूसरा, उसके बाद कौन है, डिसेंडिंग ऑर्डर देखनी है, डिसेंडिंग सबसे बड़ा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला सबसे पहले, उसके बाद कौन आता है देखो 13 वाला मतलब 4, फिर उसके बाद 12 यानी 3 और सबसे पीछे आएगा तुम्हारा 1 वाला। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नीचे देखते हैं चलो, असेंडिंग बोला है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है जरा देखो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज किए और कार्बन की संख्या उतनी नहीं लेकिन मोलार मास नियरली सेम है। जरा देखो चेक करो मोलार मास, क्योंकि तुमको क्वेश्चन ऐसे ही देंगे, वो ऐसे ही देंगे किसी ना किसी ट्रेंड में फिट होने के लिए, राइट। तो मोलार मास लगभग सेम है इनके, तुम करके देखो। तो मोलार मास सेम है तो अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको दे दो 10 वैल्यू, फिर इसको कुछ कम देनी पड़ेगी, कुछ 5 दे दो अल्कोहल से कम। उसके बाद ये तो हाइड्रोकार्बन है अल्केन, हाइड्रोकार्बन की इससे भी कम होते हैं, मान लो कुछ 3 वैल्यू दे दी हमने, रफ दे रहे हैं हम। अब देखो ये दोनों अल्कीन है, अब याद रखना है हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्केन का, उसके बाद होता है अल्कीन का, अगर सिमिलर मोलार मासेस है तो उतने ही कार्बन है तो, और इसके बाद अल्काइन का होता है, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाती है, सरफेस एरिया भी कम होते जाता है, इसलिए ये ट्रेंड है। तो इन दोनों की तो बॉइलिंग पॉइंट 3 से कम होगा, लेकिन उसमें भी एक सिस है और एक ट्रांस है। तो हमने देखा है कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें पोलैरिटी रहती है, तो इसको 2 देंगे, इसको 1 वैल्यू देंगे। तो ये एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा होगा, 4 से बड़ा, ये असेंडिंग है देखो, असेंडिंग ऑर्डर है मतलब सबसे छोटा पहले, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। इस तरीके से तुम्हारे ये बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर आ गई। यहां क्या बोला है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर आप देख लो, पहले मैं यहाँ पे वैल्यू देके बताता हूँ। सोल्युबिलिटी में क्या है, एक पोलैरिटी काम करती है और उसके बाद है कार्बन की चेन बढ़ गई तो सोल्युबिलिटी कम होता है। तो सबसे ज्यादा पोलर यानी सोल्युबिलिटी इन व्हाट, एक तो सबसे पहले कुछ नहीं दिया, इसका मतलब सोल्युबिलिटी इन वाटर ऐसे ही होगा, यूजुअली देंगे वो, लेकिन कुछ दिया नहीं तो समझने का कि वाटर के अंदर ही पूछा है, वाटर यानी पोलार है। तो उसमें हमने ट्रेंड क्या देखा है, पोलार वाले पोलार में मिक्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा पोलार अल्कोहल होता है क्योंकि ये OH बॉन्ड काफी पोलार है, O और H में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। उसके बाद ये है, ये डायपोल डायपोल यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। अब इन दोनों में देखो, इसको अगर मैं सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूँ, मान लो 20 दे दी, तो इसको कुछ कम देनी पड़ेगी 15। अब इसको और इसको देखो, ये होमोलोग है मतलब एक कार्बन बड़ा है, तो होमोलोग सीरीज में कार्बन की संख्या बढ़ने के बाद सोल्युबिलिटी कम होती है, तो इसको 10 दे दो। और ये तो हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन तो कंप्लीटली मतलब नॉन पोलर रहते हैं तो उनकी सोल्युबिलिटी बहुत कम रहती है, तो ये अब इसकी ये डिसेंडिंग ऑर्डर, एक्चुअली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हमको रेडीमेड मिल गया।
तो अब हम देखते हैं एसिड बेस थ्योरीज। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एसिड बेस थ्योरीज क्या कहा है, देखो 3 थ्योरीज है हमको, अरेनियस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लुईस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी एसिड को क्या डिफाइन करती है, H प्लस डोनर इन वाटर। बेस को डिफाइन करता है OH माइनस डोनर इन वाटर, यहाँ पे वाटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थोड़ी सी उसके आगे एडवांस थ्योरी है, ये एसिड को इसी की तरह H प्लस डोनर ही डिफाइन करती है, लेकिन वाटर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ वाटर। अब इसके ऊपर ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, बस ये ऐसा होता है याद रखना है, लेकिन ऐसा होता है याद रखना होगा क्योंकि पूछेंगे अरेनियस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या होता है। और बेस की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर दी है लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी ने, उन्होंने H प्लस एक्सेप्टर बोला है, मतलब ये और ये जस्ट अपोजिट डेफिनेशन कर दिए, यही अच्छा है। तो यहां से आगे याद रखना है कि एसिड और बेस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हुए। जब भी तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो समझ लेना है कि बेसिक कैरेक्टर कम होता है, ये कंप्लीट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो एसिड H प्लस डोनर है तो बेस H प्लस एक्सेप्टर है। लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग H प्लस की जगह पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर की अकॉर्डिंग डेफिनेशन की है। तो देखो H प्लस है तो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो H प्लस डोनर है तो इन्होंने बोला कि उसके जगह पर तुम क्या बोलो, लोन पेयर एक्सेप्टर बोलो। एसिड को लोन पेयर एक्सेप्टर बोलो और उल्टा बेस को लोन पेयर डोनर बोलो। देखो जरा, ये डोनर वाला वर्ड इधर आ गया, एक्सेप्टर वाला वर्ड इधर गया, ठीक है। बस कुछ भी एक ही याद रखो, मैं तो एक ही याद रखता हूं, एसिड H प्लस को डोनेट करता है, H प्लस को डोनेट करता है तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो बेस क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, राइट। अब उसके बाद एसिड बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। अरेनियस की थ्योरी में एसिड बेस की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कि साल्ट और वाटर ये दोनों फॉर्म होते। जैसे देखो ये एसिड है ये बेस है, तो यहाँ पे ये साल्ट और ये वाटर फॉर्म हो गया। जबकि यहाँ पे एसिड बेस की जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है कि दिस इज एसिड बेस रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेसिस आर फॉर्म्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये रिएक्शन है, ये है बेस, ये है एसिड। क्यों ऐसा है, क्योंकि तुम अगर रिएक्शन देखोगे तो इसका एक H इसने एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी H नहीं H प्लस एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इसके ऊपर देखो ये प्लस चार्ज आ गया, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस बेस हैज एक्सेप्टेड H प्लस, इसलिए ये बेस है, इसने H प्लस को डोनेट कर दिया इसलिए ये एसिड है। और जो आगे फॉर्म हुआ बेस से जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से जो फॉर्म होता है मतलब एसिड ने H प्लस डोनेट करने के बाद जो बचता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, इसका ये कॉन्जुगेट होता है। सो बेस से फॉर्म होता है कॉन्जुगेट एसिड, एसिड से फॉर्म होता है उसका कॉन्जुगेट बेस, राइट। और थोड़ा फर्क होता है, देखो ये बेस है तो यहाँ पे एक H प्लस ज्यादा है, सो बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग H प्लस becomes conjugate acid and acid after donating H plus becomes conjugate base। इसका conjugate base A और इसका conjugate acid A, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So the reaction is the reaction to form conjugate acid and conjugate base। और यहाँ पे एसिड बेस की थ्योरी को, एसिड बेस की रिएक्शन को बोला जाता है इट इज अ रिएक्शन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब मान लो ये बेस है ये एसिड है तो इसके ऊपर ये लोन पेयर होती है। अब हमने क्या देखा कि इसने H प्लस डोनेट किया तो लुईस क्या बोलेगा, ऐसा नहीं, इसने अपनी लोन पेयर इस H प्लस को दे दी और NH3 और इस H के बीच ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गया, राइट। एक्चुअली ये और ये सेम ही है लेकिन बस बोलने का तरीका अलग है। ये बोलेगा कि एसिड बेस रिएक्शन में तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा क्योंकि बेस एसिड के H प्लस को लोन पेयर डोनेट करेगा, बस इतना। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये ऐसा, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। चलो अब आगे देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्या चीज है। देखो हियर इज द, सॉरी इसकी कोई जरूरत नहीं, ये देखो अब यहाँ पे कुछ एसिड और बेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें दी है लेकिन हम समझ लेंगे कि एसिड होता क्या है और बेस होता क्या है और उनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो सबसे पहले तो मान लो कि एक एसिड है, इसको अगर तुम वाटर में डालोगे तो इस एसिड का H+ इस वाटर को डोनेट किया जाएगा और ये वाटर H3O+ बनेगा और ये माइनस अकेला इधर A- की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो एसिड ने H+ दिया, एसिड इज H+ डोनर, बेस इज H+ एक्सेप्टर या फिर लोन पेयर डोनर, दोनों का मतलब वही है। बेस की एक रिएक्शन यहाँ पे दिखाई गई है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। एक तो तुम क्या कह सकते हो, इसका H+ आके इसको मिला या फिर इसने लोन पेयर इसको दी, एक ही है, एक ही है। नाइट्रोजन ने दोनों में से एक काम किया, अमोनिया ने क्या किया, एक तो H+ को एक्सेप्ट किया या फिर लोन पेयर को डोनेट किया, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर या फिर H+ एक्सेप्टर, और ये फॉर्म हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, न्यूमरेटर में रहते हैं प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में रहते हैं रिएक्टेंट्स। तो ये प्रोडक्ट इधर है देखो और ये रिएक्टेंट इधर है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ इस तरीके से लिखा है देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट कुछ नहीं है, ये जो वाटर है ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में रहता है, इसलिए इसको कांस्टेंट पकड़ा जाता है और इसको इधर लेके आते हैं और के साथ इसको मिलाने के बाद जो बनता है इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। दोनों सेम ही है, दोनों नियरली सेम है, मतलब के ज्यादा है तो के ये भी ज्यादा ही होता है, लेकिन एसिड बेस की थ्योरी में के की जगह पर के का इस्तेमाल ज्यादा होता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये है तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का एंड दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ओ यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही तो इधर चला गया ना, इसको Kb बोलते हैं और इसको Ka बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मुझे बताना क्या है, याद रखना है, जिसका Ka ज्यादा है इसका मतलब है उसके प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है यानी डिसोसिएशन ज्यादा हुआ है ना, प्रोडक्ट ज्यादा है कि इसका मतलब क्या है कि इस एसिड ने बहुत ज्यादा H+ इसको दे दिया इसलिए तो प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हो गए, इसका मतलब है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब Ka ज्यादा यानी एसिड स्ट्रॉन्ग, मतलब वो ज्यादा H+ डोनेट कर सकता है, और Kb ज्यादा मतलब वो ज्यादा OH- प्रोड्यूस कर सकता है या फिर ये रिएक्शन ज्यादा हो रही है, बस इसका मतलब ये होता है। तो Kb ज्यादा यानी वो बेस स्ट्रॉन्ग या फिर ये ज्यादा है, ये ज्यादा इसका मतलब क्या है कि इसने बहुत ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिए, किसने, अमोनिया ने, इस तभी तो ये ज्यादा फॉर्म होगा ना, प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा। तो Kb ज्यादा मतलब बेस स्ट्रॉन्ग, Ka ज्यादा मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग, एसिड स्ट्रॉन्ग का मतलब वो ज्यादा H+ डोनेट कर रहा है, बेस स्ट्रॉन्ग मतलब वो ज्यादा H+ एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। नाउ रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb क्या है, Kb इज इक्वल टू दिस एंड Ka इज इक्वल टू दिस, मतलब ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। देखो याद रहे, एसिड को Ka रहता है लेकिन उसको Kb भी रहता है, बेस को हम यूजुअली Kb के फॉर्म में बताते हैं लेकिन उसको Ka भी रहता है, राइट। और कोई भी एसिड हो या कोई भी बेस हो, उनका Ka और Kb एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे को इनवर्स है। Ka ज्यादा है मतलब Kb कम है, Ka ज्यादा है मतलब Kb कम है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है, स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो उसका Ka ज्यादा है, या फिर उल्टा अगर उसका Kb दिया है तो Kb कम है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका Kb ज्यादा रहता है और Ka उसका कम रहता है, बस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी कि उसका मोर डिसोसिएशन होगा, मोर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिया है। तो Ka और Kb की स्टोरी याद रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो चलो हमारे एसिड और बेस चल रहे थे, मैंने अभी बोला कि एसिड का Ka ज्यादा रहता है तो Kb कम रहता है, और एक चीज रहती है pKa, देखो ये pKa यानी माइनस लॉग Ka रहता है, इसकी डेफिनेशन ऐसी है, और pKb यानी माइनस लॉग Kb। यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये pKa और Ka भी एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा मैं, रिलेटेड। इसका मतलब क्या है कि Ka बड़ा तो pKa कम हो जाएगा। तो देखो एसिड का Ka ज्यादा रहता है इसलिए pKa कम रहेगा,
और एसिड का Kb कम रहता है, इसलिए pKb ज्यादा रहेगा। तो कैसे एक दूसरे से ये इनवर्सली रिलेटेड है, एक चीज आराम से याद रखनी, मतलब Ka इज इनवर्सली रिलेटेड टू Kb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये मैथमेटिकल नहीं है, बस ये बड़ा तो ये कम होता है, इतना याद रखना है। Ka is also inversely related to pKa, but Ka is directly related to pKb। ऐसा क्यों? क्योंकि Kb और pKb एक दूसरे को इनवर्सली रिलेटेड है, कुछ इस तरीके से, ऐसा याद रखना। तो बेस के लिए ये याद रखना, ये बहुत काम की चीज है, याद रखना ही है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन आगे है, देखेंगे हम। राइट, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर बाद में ये वाली थ्योरी देखेंगे। ये देखो, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तुमको कुछ एसिड्स दिए हैं और इनके Ka वैल्यू दिए, तो मैंने क्या बोला, एसिड स्ट्रांग है, इसका मतलब उसका Ka ज्यादा चाहिए। तो सबसे ज्यादा Ka किसका है, देखो भाई 10⁻⁴, तो ये सबसे ज्यादा है। अब इन दोनों में भी ये सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, फॉर्मिक एसिड, दिस इज द बेस्ट, इसको 10 वैल्यू देते हैं हम। उसके बाद कौन है, ये 10⁻⁴ है, इसलिए ये आएगा, इसको कुछ हम वैल्यू देंगे 7। इन दोनों में कौन है भाई, 10⁻⁵ तो सेम है, तो ये बड़ा है, तो इसको हम वैल्यू देंगे कुछ 5 और इसको देंगे 4। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम अरेंज कर लो। इसके बाद ये देखो, ये यहाँ पे मैंने ऑर्डर भी लगाई हुई है। दूसरा, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बोला है। देखो बेसिक स्ट्रेंथ, पहले तो देखो बेस और दिया है pKb। एक तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब Kb ज्यादा होना चाहिए, लेकिन तुमको दिया है pKb। pKb उल्टा रहता है Kb के, तो pKb कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सबसे कम किसका है, इसका है, तो इसको ही वैल्यू दे दो 10 की, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ की वैल्यू में 10 दे दिया इसको। उसके बाद कम है ये, तो इसको वैल्यू आएगी कुछ 5, और ये सबसे ज्यादा pKb है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगी इसकी, तो इसको वैल्यू देंगे हम 3। तो इसके आगे डिसेंडिंग ऑर्डर तो खुद लगा सकते हो। अभी देखेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस किस तरीके से निकाले जाते हैं, इसके ऊपर ही क्वेश्चन रहते हैं। मान लो ये कोई एसिड है और ये बेस है, और एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, इस एसिड का जो H+ है वो इसको देने के बाद ये देखो ये BH बन गया और ये खुद A- बन गया। तो ये एसिड ने H+ देने के बाद जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, किसका, इस एसिड का। और इसने H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है, किसका, इस B- का। तो किसी भी एसिड का अगर तुमको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो तुमको उसमें H+ ऐड करना पड़ेगा। याद रहे, सिर्फ H नहीं, H+। वैसे ही इसमें H+, सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड का बेस बनाते वक्त H+ माइनस करना पड़ेगा, और कॉन्जुगेट बेस से एसिड बनाते वक्त H+ ऐड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रहे। B- में हमने H+ ऐड कर दिया, तो ये B और H तो बन गए, और इसका प्लस और इसका माइनस निकल के न्यूट्रल हो गया, देखो इसलिए ये न्यूट्रल है। लेकिन जबकि HA को, मतलब ये जो HA तुमको दिख रहा है, ये इसमें से H+ हमको हटाना है, तो इसको सिर्फ H को नहीं हटाना है, मतलब ये नहीं रहेगा, H+ हटेगा, मतलब H तो हटेगा और एक प्लस चार्ज भी हट गया। तो ये कैसे हटेगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, राइट। ऐसे सिर्फ ये नहीं लिखना है, वो चार्ज के साथ लिखना है। कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम। तो यहाँ पे ये HA और ये माइनस, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही देख लो, B- और BH दे आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट एसिड बेस ऑफ ईच अदर। अगर कोई एसिड स्ट्रांग है, इफ एनी एसिड इज स्ट्रांग,
तो फिर उसका कॉन्जुगेट बेस वीक रहेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बहुत चलेगा। एसिड स्ट्रांग यानी उसका कॉन्जुगेट बेस वीक, या फिर बेस स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक, वाइस वर्सा, मतलब अगर ये वीक है तो फिर ये स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद चलो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइंड कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। एक तो याद रखना है कॉन्जुगेट एसिड और बेस, यहाँ पे स्पीसीज दी है, इधर इसका कॉन्जुगेट बेस दिया है, इधर इसका कॉन्जुगेट एसिड दिया है। देखो किसी का भी मान लो ये NH3 है, इसका अगर तुमको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है इधर, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्जुगेट बेस की तरह एक्ट करना चाहिए। अगर तुमको एसिड बनाना है तो ये बेस की तरह एक्ट करना चाहिए। बेस की तरह एक्ट करना चाहिए मतलब क्या, इसने H+ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बेस क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है, यानी इसमें H+ तुमको ऐड करना है, ऐड करना है, राइट। तो इसमें H+ ऐड करने के बाद क्या होगा, एक H बढ़ गया इसलिए NH4 आ गया, लेकिन ये प्लस चार्ज भी बढ़ गया ना, तो ये NH4+, इसलिए ये कॉन्जुगेट एसिड है NH3 का, ये देखो। और NH3 का कॉन्जुगेट बेस अगर तुमको बनाना है, NH3 का तुमको क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड की तरह काम करना चाहिए। अब ये एसिड की तरह काम करता है मतलब इसमें से H+ उड़ जाएगा, मतलब H+ को सब्ट्रैक्ट करना है तुमको। H को सब्ट्रैक्ट करो, पहले H को सब्ट्रैक्ट करोगे तो NH2 आएगा, लेकिन एक प्लस चार्ज भी तुमको निकालना है। प्लस चार्ज को निकाल देना मतलब माइनस चार्ज को बढ़ाना, प्लस चार्ज को निकाल देना मतलब माइनस चार्ज को बढ़ाना। ये कैसे फॉर्म हो गया देखो जरा, H+ उड़ गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब क्या है NH2H है और ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तभी तो ये H+ उड़ जाएगा ना। और ये देखो ये NH2-, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, ये देखो इधर कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब किसी भी स्पीसीज से तुमको अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो तुमको H+ को सब्ट्रैक्ट करना है, और एसिड बनाना है तो H+ को ऐड करना है, ऐड करना है किसमें, इस स्पीसीज में, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस है और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस है। याद रहे NH3 इस जोड़े में बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड है ना, तो ये बेस की तरह काम कर रहा है, जबकि इस जोड़े में NH3 एसिड की तरह काम कर रहा है। देखो जरा, इस जोड़े में एसिड की तरह काम करेगा, इस जोड़े में बेस की तरह काम करेगा। एक स्पीसीज एसिड या बेस की तरह काम कर सकती है, नो प्रॉब्लम। उसी तरीके से ये नीचे कॉन्जुगेट एसिड्स और बेसेस तुमको दिए हुए। मैं इसको और एक बार समझा के बताता हूं तुमको। तुमको कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो तुमको इसमें H+ को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो H को सब्ट्रैक्ट किया इसलिए 3 के 2 हो गए, और H+ है मतलब प्लस चार्ज को सब्ट्रैक्ट किए तो चार्ज घटेगा, मतलब प्लस चार्ज था वो भी चला गया। यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं था इसलिए माइनस चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी प्लस चार्ज था इसलिए चार्ज चला गया। जबकि तुमको इधर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है CH3+ का, तो तुमको इसमें H+ ऐड करना पड़ेगा। ऐड मतलब H को ऐड किए इसलिए 3 के 4 बन गए, और एक प्लस चार्ज ऐड किया, ऑलरेडी एक प्लस था, इसको एक और प्लस मिल गया तो ये 2 प्लस हो गए। तो चार्ज को भी बिल्कुल हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे इनके कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस दिए हुए, इधर है कॉन्जुगेट एसिड और इधर है इसी का कॉन्जुगेट बेस। इसके बाद याद रखना है हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्राइड मतलब कंपाउंड ऑफ सम एलिमेंट E विथ हाइड्रोजन, जैसे कि ये देखो सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, नाइट्रोजन हाइड्राइड, कार्बन हाइड्राइड। अब इनके कॉमन नाम भी है, अमोनिया है, इसको मीथेन बोलते हैं। ऑक्साइड मतलब कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन, ये देखो ये ऑक्साइड। और हाइड्रोक्साइड मतलब कंपाउंड विथ OH या फिर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो ये OH इधर OH नहीं दिख रहा रे भाई, लेकिन H और O दोनों है ना, ये सल्फर है तुम्हारा एलिमेंट, और इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसे आता है। तो मोटा मोटी याद रखो, हाइड्रोक्साइड का मतलब उसके अंदर एलिमेंट एक रहेगा, सल्फर होगा, क्लोरीन होगा, और साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रहेंगे, तो उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये देखो HClO3, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। उसके बाद ट्रेंड्स इन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे यूजुअली याद रखना है किसी भी चीज का मतलब मेटल का कुछ भी हो, कुछ भी मतलब क्या, हाइड्राइड हो, ऑक्साइड हो,
या फिर हाइड्रोक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, बेसिक रहता है यूजुअली। हाँ यूजुअली मैं बोल रहा हूं, एक्सेप्शन रहेंगे इसको। और नॉन मेटल का, अगर नॉन मेटल का कुछ भी है तो वो यूजुअली एसिडिक रहता है, नॉन मेटल का एसिडिक रहता है यूजुअली। मैंने बोला एक्सेप्शंस रहेंगे, तो देखो मेटल के ऑक्साइड्स अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एसिडिक रहते हैं। यूजुअली मेटल के ऑक्साइड बेसिक रहते हैं लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक रहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये सभी मेटल के ऑक्साइड है लेकिन फिर भी ये एसिडिक है। नॉन मेटल का कुछ भी यूजुअली एसिडिक रहता है। ट्रेंड्स आर सेम लाइक मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो उनके ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, उनके हाइड्राइड का भी बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऐसा याद रखना है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, ऐसा मोटा मोटी याद रखना है। एक्सेप्शंस रहेंगे। तो देखो यहां पे एग्जांपल क्या दिया है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर बढ़ जाता है पीरियड में, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसीलिए पीरियड में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बढ़ जाता है। जैसे कि यहां पे ये एग्जांपल देखो, ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में अगर तुम तीसरा पीरियड देखोगे तो यहां पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है। तो इधर से इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इनके ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। देखो ये कम एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है और ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। ये एसिडिक कैरेक्टर इधर बढ़ रहा है क्योंकि इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा। या फिर इसके उल्टा इधर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो फिर इधर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, एसिडिक कैरेक्टर जिधर बढ़ता है उसके उल्टे डायरेक्शन में बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि नॉन मेटल और मेटल एक दूसरे के अपोजिट है। याद रहे, मेटल का मतलब मैं एसिड बोल रहा हूं, सॉरी मेटल का मतलब मैं बेस बोल रहा हूं यूजुअली, और नॉन मेटल का मतलब मैं एसिड बोल रहा हूं, एसिडिक रहता है ये। वैसे दूसरा एग्जांपल देखो, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में अगर आप एक ग्रुप देखोगे, मान लो कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये मेटेलिक कैरेक्टर इधर बढ़ता है तो उनके ऑक्साइड का और हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। इनके ऑक्साइड है LiO, Li2O, Na2O और K2O, तो इनका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। सो जिधर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा उधर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसके लिए एक्सेप्शन है, लेकिन एक बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सॉरी नॉन मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, हाइड्राइड्स, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स देखो, फॉर एग्जांपल 17th ग्रुप देखो तुम, यहां पे तुमको फ्लोरीन मिलेगा, इधर क्लोरीन मिलेगा और फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन यूजुअली। तो इधर तुम्हारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है। अब अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है या फिर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने के बाद बेसिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, लेकिन इनके हाइड्राइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ता नहीं, बेसिक कैरेक्टर कम होता है। HF, HCl, HBr और HI। इसके उल्टा इधर मैं लिखता हूं जरा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल, इसकी जगह पर हम लिखेंगे एसिडिक कैरेक्टर, ऐसा जरा आसान जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये एक्सेप्शन है। कैसे देखो, डाउन द ग्रुप अगर तुम देखोगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है डाउन द ग्रुप, तो इनका एसिडिक कैरेक्टर कम होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर को पैरेलल रहता है। लेकिन नॉन मेटल के केस में, ग्रुप में, नॉन मेटल के केस में ग्रुप में डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है लेकिन एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ये उल्टा हो गया।
है ना। नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होने पर एसिडिक कैरेक्टर भी कम होना चाहिए, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, सो दिस इज एक्सेप्शन। एसिड और बेस के ऊपर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में। तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड इन एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखना है। कभी भी तुमको अगर कुछ ट्रेंड पूछा जाए तो सबसे पहले तो मिनरल एसिड अगर उसमें है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक रहते, मिनरल एसिड से कम ही एसिडिक रहेंगे बाकी ऑर्गेनिक एसिड से। मिनरल एसिड मतलब कौन है, HCl, H2SO4, HNO3 ये। सो मिनरल एसिड को सबसे आगे रखना है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड में क्या करना है, ऑर्गेनिक एसिड में सबसे ज्यादा रहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अदर इफेक्ट्स रिमेनिंग सेम, मतलब उसको कोई माइनस है ग्रुप ऐसा कुछ नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद रहता है फिनॉल, उसके बाद वाटर, और अल्कोहल वाटर से भी कम एसिडिक रहते हैं, याद रखना ये। तो ऑर्गेनिक एसिड के लिए और एक चीज याद रखनी है, कोई कंपाउंड या फिर कोई ऑर्गेनिक एसिड बिहेव्स एज एसिड इफ इट कैन डोनेट H+, यानी इट कैन रिलीज H+, इट कैन रिलीज H+ उसने डोनेट करना चाहिए, H+ उसने डोनेट करना चाहिए। यही थ्योरी है तुमको लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऐसे भी कंपाउंड्स है जो कि इलेक्ट्रॉन की पेयर को अगर एक्सेप्ट करते हैं, मान लो तुम्हारे पास Cn- है, मान लो, या फिर Cl- है, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास, इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये लुईस एसिड बन गया। लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अनुसार लोन पेयर एक्सेप्टर की जगह पर H+ डोनर को एसिड बोला गया है, तो ये भी एसिड बोल सकते हो तुम, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अनुसार ये एसिड नहीं है, ये लुईस थ्योरी के अनुसार एसिड है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको H+ डोनर के ऊपर ही पूछे जाते हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर के ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, और वो क्वेश्चन लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के ऊपर ज्यादा रहते। एसिड के क्वेश्चन लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा रहते, और बेस के क्वेश्चन लुईस थ्योरी के बेसिस पर ज्यादा रहते, याद रखना। और एक याद रखना, स्ट्रॉन्गर एसिड का मतलब है कि वो डिसोसिएट ज्यादा होगा, वो ज्यादा H+ रिलीज करेगा, यानी उसका Ka ज्यादा होगा, और वो H+ ज्यादा रिलीज करेगा एट इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसिड स्ट्रांग रहता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक रहता है या फिर स्टेबल रहता है। वीक का मतलब स्टेबल रहना, ये उल्टा होता है। एसिड अगर स्ट्रांग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक रहेगा, ये स्ट्रांग है तो ये वीक रहेगा। स्ट्रांग का मतलब हमेशा याद रखना है अनस्टेबल, डिसोसिएट होगा, टूटेगा, और वीक का मतलब रहता है स्टेबल, राइट। चलो अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एसिड कौन सा स्ट्रांग है ये पहचानना, और बेस कौन सा स्ट्रांग है ये पहचानना। याद रखना एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर, इसी का मतलब होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। एसिड स्ट्रांग इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस वीक, वैसे ही बेस स्ट्रांग इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक रहेगा। तो एसिड कब स्ट्रांग रहेगा, हम ज्यादा डिटेल में स्टडी एसिड की करेंगे। जो भी पॉइंट्स या रूल्स एसिड के लिए है बस उसके अपोजिट बेस के लिए होंगे। जिससे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है उससे बेस की स्ट्रेंथ कम होती है। तो 1 2 3 4 5 ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है एसिड को स्ट्रांग बनाने के लिए। 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं कि कैसे होता है ये, एक एक रूल कैसे अप्लाई होता है। सो एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर। अभी हम स्टडी करेंगे सिर्फ एसिड के बारे में, आपने बेस के लिए वही लेकिन अपोजिट मान लेना है, समझ लेना है। सो लेट अस सी 1 बाय 1। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब है मोर रिएक्टिव एसिड। अगर बेस है तो मोर रिएक्टिव बेस। स्ट्रॉन्ग का मतलब है मोर रिएक्टिव, या फिर अनस्टेबल भी होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब अनस्टेबल भी होता है। वही अगर किसी रिएजेंट को हम वीक बोलते हैं, किसी एसिड को, बेस को, किसी भी रिएजेंट को अगर हम वीक बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे लेस रिएक्टिव बोल रहे हैं या फिर मोर स्टेबल बोल रहे हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखो। उसके बाद पहला पॉइंट, अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज मोर Ka
एंड लेस पीके, ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो वैसे ही यही पॉइंट बेस के लिए अगर लिखोगे तो क्या होगा, अ स्ट्रॉन्ग बेस विल हैव लेस के एंड मोर पीके। एसिड के लिए जो लिखा है जस्ट उसके अपोजिट बेस के लिए समझ लेना है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए एक तो तुम ये याद रखो, या फिर अब मोर के है मतलब के भी कम होना चाहिए, के भी कम है मतलब फिर पी के भी ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि के ए और के बी का इनवर्स रिलेशन है और पी के ए और के ए का भी इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन देखा हुआ है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पे आपको के ए की वैल्यू दी गई है, सबसे ज्यादा के ए इसका मतलब है एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे ज्यादा के ए कौन है, इसका है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग और ये सबसे वीक एसिड है। इनकी ऑर्डर यहां पे मैंने लिख दी है, वही हमने नीचे वाला भी क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। सेकंड रूल क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन इट्स कॉन्जुगेट बेस। वैसे बेस के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हैज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। याद रखे रेजोनेंस होना चाहिए कॉन्जुगेट बेस में, ना कि एसिड में। एसिड में रेजोनेंस होना अच्छी बात नहीं है, एसिड में खुद में रेजोनेंस है तो फिर वो एसिड स्टेबल हो गया, नहीं, हमको चाहिए उसके कॉन्जुगेट बेस में स्टेबलाइजेशन। एसिड को स्ट्रांग बनाना है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए। अब तुम्हारे पास ये दो एसिड्स है, एसिड का मतलब क्या है, जब भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच होता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है, H+ डोनेट हो जाता है उससे, राइट। व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट एक्ट्स एज एसिड, ये याद रखना है। तो ये अल्कोहल्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो यहाँ पे देखो इनके अगर हम कॉन्जुगेट बेसिस निकालते हैं, ये दोनों एसिड के, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, देखो इस तरीके से आएगा, देखो ये माइनस आएगा और इसका कॉन्जुगेट बेस RO-। देखा जाए तो ये रेजोनेंस दिखाता है, सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सो इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है, इसलिए ये एसिड ज्यादा स्ट्रांग है। सो फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन इट्स कॉन्जुगेट बेस। इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, राइट। वैसे इसमें भी रेजोनेंस है लेकिन इसका रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आगे क्या कहता है, बट रेजोनेंस वर्क्स इन रिवर्स वे टू। इसका मतलब क्या है, अगर रेजोनेंस कॉन्जुगेट में है तो स्ट्रांग बनता है, लेकिन खुद में ही है तो वीक बनता है। जैसे कि हम बेस का एक एग्जांपल लेंगे, बेस का एग्जांपल, ये दो बेसिस है, इनके कॉन्जुगेट्स क्या है, देखो ये बेस है, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालना होगा हमको, NH3+, और इसका NH3+। अब देखोगे तो ये कॉन्जुगेट एसिड, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। अब इसकी बात छोड़ो यार, कोई जरूरत नहीं, इन दोनों को बस ऑब्जर्व करो। हमने क्या बोला कि कॉन्जुगेट में रेजोनेंस है तो ये स्ट्रांग होता है, लेकिन यहां पे क्या है, खुद इसमें ही रेजोनेंस है। ये देखो ये और ये ऐसे, इसमें रेजोनेंस है, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कॉन्जुगेट में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है तो एसिड स्ट्रांग रहता है, लेकिन खुद में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो तो वो एसिड या फिर वो बेस वीक रहता है, तो इसलिए ये बेस वीक है। कॉन्जुगेट में नहीं है, यहां पे इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें, यहां पर तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसलिए लोन पेयर चली गई रिंग में। तो लोन पेयर डोनेट करने को है ही नहीं, तो ये एरोमेटिक अमाइंस आर वीक बेसिस देन एलिफेटिक अमाइंस। चलो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्या है, देखो ये ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। -R ग्रुप अगर ऑर्थोपैरा पोजीशन पर है एरोमेटिक कंपाउंड्स में
तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एक तो सबसे पहले ऑर्थो पैरा पे ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन से दिखाई देता है और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए चल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए माइनस आर ग्रुप ऑर्थो पैरा पे होना चाहिए। ये देखो माइनस आर ग्रुप ये है। अगर ये ऑर्थो पैरा पर है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर प्लस आर ग्रुप ऑर्थो पैरा पर है तो एसिड वीक बन जाता है, याद रखना है, राइट। जैसे कि मान लो ये एक आपका एसिड है, अगर माइनस आर ग्रुप जैसे कि CN या फिर NO2 पैरा पोजीशन पर है तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। इससे अगर इस CN को इधर भी लगाओगे तो भी यही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट पैरा और ऑर्थो पोजीशन से काम करता है, राइट। दिस विल हैव नो इफेक्ट, दिस विल हैव ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, नो रेजोनेंस इफेक्ट, बिकॉज इट इज एट मेटा पोजीशन। तो हमने रेजोनेंस में क्या क्या देखा? स्ट्रॉन्ग एसिड में कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, उसकी पीके के वैल्यू ज्यादा होती है, और क्या देखा हमने? माइनस आर ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होता है स्ट्रॉन्ग अगर एसिड को होना है तो। यहां पे बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, देखो ये देखो, ये एसिड स्ट्रॉन्गर बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि इसके पैरा पोजीशन पर NO2 है, मतलब माइनस आर ग्रुप पैरा पोजीशन पर है। वही अगर ये प्लस आर ग्रुप पैरा पोजीशन पर है तो एसिड वीक बन गया है। दिस एसिड बिकम्स वीकर देन नॉन सब्सटीट्यूटेड फिनॉल। वही अब बेस के लिए देखो, ये बेसिस है। क्यों बेसिस है? क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहती है। तो पैरा पोजीशन पर अगर माइनस आर ग्रुप है तो बेस वीक बन जाता है। एसिड के लिए जो है उसके उल्टा बेस के लिए रहता है भाई, राइट। वही अगर पैरा पोजीशन पर प्लस आर ग्रुप है तो बेस स्ट्रॉन्ग बन गया, लेकिन एसिड वीक बन जाता है, देखो जरा। तो ऐसा क्यों है? रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट्स फ्रॉम ऑर्थो पैरा पोजीशन ओनली। चलो यहां देखो कैसे, देखो आराम से देखो, ये है प्लस आर ग्रुप, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर से एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ऐसा? हमेशा याद रखना है, माइनस आर हो या माइनस आई हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी है वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से कॉन्जुगेट बेसिस स्टेबलाइज हो जाते हैं। क्यों स्टेबलाइज होते हैं? देखो मान लो ऐसा तुम्हारे पास कोई एसिड है और इसके ऊपर माइनस आई ग्रुप है, जैसे कि ये फ्लोरीन है, तो क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट देखो, कॉन्जुगेट बेस ये है एसिड, तो ये है इसका क्या? कॉन्जुगेट बेस। अब ये फ्लोरीन क्या करेगा? ये फ्लोरीन खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से क्या होगा? इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज को थोड़ी राहत मिलेगी और ये स्टेबल बन जाता है। सो माइनस आई और माइनस आर ये दोनों, ये कहीं से भी काम करता है, लेकिन ये स्पेसिफिक पोजीशन से ही काम करता है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ही ये काम करता है। लेकिन माइनस यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। आप दूसरी तरीके से ऐसा भी समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसकी वजह से यहां पर पोलैरिटी बढ़ रही है। अगर ये नहीं होता तो इसके ऊपर थोड़ा डेल्टा नेगेटिव, ये थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव होता, लेकिन ये खींच रहा है। अगर ये नहीं होता तो ऑक्सीजन ने थोड़े इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लिए होते, लेकिन ये फिर से खींच रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और इधर आ गए, और इसकी वजह से इसके ऊपर और बड़ा डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव, तो पोलैरिटी बढ़ गई, यानी ये H+ इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। एक तो ऐसा सोचो, या फिर कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर दिया माइनस आई ग्रुप ने, ऐसा भी सोच सकते हो। वही इधर देखो, ये प्लस आर ग्रुप है और ये बेसिस है, तो प्लस आर ग्रुप क्या करता है? प्लस मतलब देने वाला, देने वाले जो लोग होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ये ज्यादा अच्छा बेस होगा, ज्यादा अच्छा बेस होगा। सो प्लस आर और प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं? बेसिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। प्लस आई ग्रुप तो कहीं से भी काम करेगा, लेकिन प्लस आर ग्रुप सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन से काम करेगा। इसलिए देखो ये यहां पर है
तो ये बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया है। लेकिन यही अगर मेटा पोजीशन पर है, सॉरी मेटा पोजीशन पर है, तो इसका प्लस आर इफेक्ट काम नहीं कर रहा। हाँ, जबकि इसका माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। ये ओ आर जो है वो प्लस आर है लेकिन माइनस आई है, तो यहां पे क्या है, दोनों मिला के पॉजिटिव बन जाते हैं क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट होता है। लेकिन यहां पे ये आर इफेक्ट काम ही नहीं करता मेटा पोजीशन से, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है। इसीलिए इंडक्टिव तो माइनस है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इस नॉर्मल वाले से भी कम हो गई। तो इसका मतलब है रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पोजीशन से काम नहीं करता, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से काम करता है। वही हाल यहां पे है। देखो यहां पे पैरा पोजीशन पर है, ये प्लस आर है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। ये मेटा भी चला गया, तो यहां से तो आर इफेक्ट नहीं है बल्कि माइनस आई इफेक्ट, तो ये विड्रॉइंग, मतलब पैरा पोजीशन से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बनता है और मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनता है, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये दो इफेक्ट डिसाइड करते हैं मिलके, इंडक्टिव और रेजोनेंस, और यूजुअली ये डोमिनेंट रहता है, यूजुअली रेजोनेंस डोमिनेंट रहता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, हम बातें कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। सो द स्ट्रॉन्ग एसिड हैज हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है कार्बन sp, कार्बन sp2, आयोडीन, फ्लोरीन वगैरह। तो तुम अगर ये एग्जांपल देखोगे तो इसमें हाइड्रोजन इज अटैच टू क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर sp कार्बन, ये सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हमने देखा कि sp और sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, क्योंकि ये sp ऑर्बिटल छोटा होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से। s कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कितना है 50% है s कैरेक्टर, यहाँ पे 33% नियरली, और यहाँ पे 25% है। s कैरेक्टर बढ़ना, इसका मतलब ऑर्बिटल छोटा होता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये ऐसा। तो यहां पे देखोगे, ये देखो एसिडिक कैरेक्टर किस तरीके से दिखाया गया है, क्यों, क्योंकि ये sp कार्बन है, दिस इज योर sp कार्बन, तो इसका हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, ये sp2 है इसलिए लेस एसिडिक है। वैसे ही इधर देखो, इधर देखो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अटैच्ड है, इसलिए ये मोर एसिडिक है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद देखो इधर, और पांचवा रूल क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज माइनस आई ग्रुप अटैच्ड टू इट्स चेन, क्योंकि माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इंक्रीजेस द एसिडिटी, एंड प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी। जैसे कि देखो यहां पे माइनस आई ग्रुप है, यहां पे न्यूट्रल हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम माइनस आई बोलते हैं, हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों को प्लस आई बोलते हैं। प्लस आई ग्रुप में अल्काइल ग्रुप आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप आते हैं। तो ये माइनस आई होने की वजह से ये मोर एसिडिक है। माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है। उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज क्लोजर माइनस आई ग्रुप। अब मान लो दो एसिड है, इनके अंदर क्या है, इधर भी माइनस आई है, इधर भी माइनस आई, अब कौन है स्ट्रॉन्गर, अब वो स्ट्रॉन्गर है जहां पर माइनस आई ग्रुप एसिडिक हाइड्रोजन के ज्यादा करीब है। देखो ये ज्यादा करीब है फ्लोरीन, ये दूर चला गया, ये पहले दूसरे तीसरे पर है, ये तो पहले पे ही है। तो जितना करीब माइनस आई ग्रुप उतना एसिड स्ट्रॉन्ग, उतना एसिड स्ट्रॉन्ग। वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैज फार अवे प्लस आई ग्रुप, अगर प्लस आई ग्रुप है तो वो दूर होना चाहिए। देखो देखो ये पहले पे प्लस आई है, ये तीसरे पे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए माइनस आई ग्रुप करीब होना चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन के, एसिडिक हाइड्रोजन यानी ये वाला जो कि अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं उसको। एसिडिक हाइड्रोजन के करीब माइनस आई ग्रुप होना चाहिए, लेकिन प्लस आई ग्रुप दूर होना चाहिए फॉर इट टू बिकम स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो समरी देखो फिर से वही पहला वाला टेबल, ये सब हमने देखा एसिड को स्ट्रांग होने के लिए ये सब पॉइंट है, के मोर होना चाहिए, पीके कम होना चाहिए, या फिर के भी कम होना चाहिए, पीके भी ज्यादा होना चाहिए। रेजोनेंस होना चाहिए कॉन्जुगेट बेस में लेकिन खुद में नहीं। माइनस आर ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऑर्थो पैरा पोजिशन पर होना चाहिए। हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और माइनस आई ग्रुप एसिडिक हाइड्रोजन के करीब होना चाहिए, प्लस आई ग्रुप एसिडिक हाइड्रोजन से दूर होना चाहिए। इसी के उल्टे रूल्स स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ये देख लो तुम, वही रूल्स है, ये 1 2 3 4 5 जस्ट अपोजिट रूल्स है, ठीक है। तो भैया देखो, अगर किसी क्वेश्चन में तुमको अगर के ए पीके ए या फिर के बी, किसी भी क्वेश्चन में अगर तुमको के ए पीके ए के बी पीके बी दिए है, तो तुम एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हो। जिसका के ए ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका पीके ए ज्यादा है वो वीक एसिड रहता है। वैसे ही के बी ज्यादा है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, पीके भी ज्यादा है मतलब वीक बेस यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा भी होता है। तुम कुछ भी डिसाइड करो, एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करो तो बेसिक स्ट्रेंथ उसके उल्टे होती है। अगर के ए पीके नहीं दिया तो फिर हमको स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड देखना पड़ता है। ये बहुत सिंपल होता है, डायरेक्टली बता सकते हैं। लेकिन के ए पीके ना देकर स्ट्रक्चर दिया है तो फिर तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। अगर एसिडिक कैरेक्टर पूछा है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो, बेसिक कैरेक्टर पूछा है तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखो। और उनकी स्टेबिलिटी देखने के लिए हमने ये वाले रूल्स देखे, ये देखो, यही तो रूल्स देखे ना। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी वीक यानी स्टेबल, कब होगा स्टेबल, यही रूल है उसके लिए। तो चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एक तो सबसे पहले पहला ही हमने रूल देखा है कि मिनरल एसिड सबसे स्ट्रांग होता है, तो HCl इज मिनरल एसिड। उसके बाद हमने क्या देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3COOH। उसके बाद हमने क्या देखा, ये कौन है, ये फिनॉल है, फिनॉल, तो ये फिनॉल है। और फिर उसके बाद कौन है, वाटर है, ये हमने पहले ही पॉइंट में देखा है। और वाटर के बाद आते हैं अल्कोहल, ये याद रखना है। इसमें कॉन्जुगेट देखो, ये तो हमने याद किया है, लेकिन याद नहीं है तो फिर तुम क्या कर सकते हो, इनके कॉन्जुगेट बेसिस को निकाल के देखो, इनके कॉन्जुगेट्स को निकाल के देखो और देखो कि कौन स्टेबल है। इसका कॉन्जुगेट क्या है भाई, CH3COO-। तो अब यहां पे वैसे उतना डायरेक्टली तुम डिसाइड नहीं कर सकते कॉन्जुगेट से, इसलिए इनको याद ही करना है, क्योंकि तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन क्यों है, तो कुछ चीजों को याद करना भी पड़ता है, राइट। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बोला है। तो बेसिक में क्या है तुम देखो, अगर एक तो हमने ऑलरेडी देखा है कि ये एरोमेटिक अमाइन है, ये एलिफेटिक है, तो इन दोनों में तो एरोमेटिक वाला कम रहता है, क्योंकि हमने देखा एरोमेटिक अमाइन में रेजोनेंस होता है। ये C6H5NH2 क्या है, बेसिकली ये है, ये ऐसा है। तो यहां पे हमने देखा कि ये लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से रिंग में चली जाती है। अब लोन पेयर ही चली गई तो बेसिक कैरेक्टर क्यों दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, राइट। खुद इसमें रेजोनेंस है तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। अब देखना है हमको इन दोनों में, अब इन दोनों में देखो, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये प्लस आई ग्रुप है ना। CH3 क्या है, अल्काइल ग्रुप यानी प्लस आई ग्रुप है, तो सिंपल है, प्लस आई ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो ये मोर बेसिक हो गया, ये कम हो गया, तो ये ऐसा NH3 और ये CH3NH2 प्लस आई ग्रुप। अगर तुम प्लस आई ग्रुप और लगाते हो, मतलब ये N है, इसको हाइड्रोजन है, इधर एक CH3 लगाया और इधर एक C2H5 लगाया, तो ये दो प्लस आई ग्रुप तो इसको और ज्यादा बेसिक बनाते हैं, तो इससे भी ज्यादा ये बेसिक हो गया, मोर बेसिक। अमाइंस में हमेशा याद रखना है, जितने प्लस आई ग्रुप लगाओगे उतना बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस, बाकी किधर गए बे, बाकी वाले। तो यहां पे देखोगे वीकेस्ट बेस यानी इनके कॉन्जुगेट एसिड्स को निकालो तुम, इनके बेस को देखना है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इसका CH3OH, इसका
OH यानी वाटर, इसका HCl और इसका NH2 कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालते हैं भाई, इसको H+ डोनेट करो, है ना, कॉन्जुगेट बेस ऐसे ही तो निकालते हैं, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड। हमको बेस की स्ट्रेंथ पहचाननी है तो हम कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं, इसको H+ ऐड करके, तो ये हो गया आपका NH3। अब इनमें देखो ये है सभी कॉन्जुगेट एसिड्स। कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, जिसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है उसका बेस वीक होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमको पता है मिनरल एसिड रहता है, तो इसका बेस सबसे वीक है, सो दिस विल बी वीकेस्ट बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज एज पर एसिडिक ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो बहुत ही सिंपल है, देखो ये 2 कार्बन है, बेसिकली 2 भी नहीं है, मतलब एक ही कार्बन है मान लो, और इसको COOH है, ये रहता है तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखना है कि कहां कहां पर क्या क्या लगाया हुआ है। यहां पर अगर देखोगे तो हाइड्रोजन लगा है, दूसरा कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप यानी +I ग्रुप है ये, और यहां पे क्या है, ये CH2 है लेकिन इधर -I ग्रुप है। तो सिंपल सी बात है, ये +I ग्रुप लगाया है तो वीक एसिड हो गया, और -I ग्रुप लगाया है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, राइट। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा ऑप्शन ये आएगा। देखो यहाँ पे +I ग्रुप है इसलिए सबसे वीक एसिड, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए मीडियम, और यहाँ पे -I ग्रुप अप्लाई किया है, मतलब ये पूरा बन के भी -I की तरह ही काम करता है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखो घुमा के क्वेश्चन ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीके। देखो हाईएस्ट पीके यानी एसिड वीक या स्ट्रॉन्ग, वीक, वीकेस्ट एसिड। पीके ज्यादा मतलब एसिड वीक, लेकिन के ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमको वीकेस्ट एसिड पूछा है। हमने देखा कि ये मिनरल एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बाद होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद होता है फिनॉल, तो ये सबसे वीक एसिड है, लेकिन हमको वीकेस्ट ही पूछा है, तो दिस इज योर वीकेस्ट एसिड जिसका के लोवेस्ट है और इसीलिए इसका पीके हाईएस्ट है। इन दोनों में देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि यहां पे +I ग्रुप है। इधर कुछ बेसिस दिए हैं, इनको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लगाना है तुमको। तो सिंपल सी बात है, ये नाइट्रोजन को देखो, इधर +I ग्रुप 1 है, इधर 2 +I ग्रुप है। +I ग्रुप जितने ज्यादा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, यहाँ पे कोई +I ग्रुप नहीं है तो ये सबसे वीक रहेगा, तो ये तुम्हारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। +I ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, -I ग्रुप बेसिक कैरेक्टर कम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऐसे नहीं समझ रहा, तो इनके कॉन्जुगेट एसिड निकालो, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना। कॉन्जुगेट एसिड इसका ये है, इसका ये है, H बस H निकालो, H2O हो गया ये, और ये HCl हो गया। तो हमको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यानी वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए। वीकेस्ट कौन है भाई, अल्कोहल है, अल्कोहल वीकेस्ट रहता है, और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये रहता है। हमको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीकेस्ट रहेगा। कॉन्जुगेट एसिड अल्कोहल वीकेस्ट है, यानी इसका मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ था ये हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड वीकेस्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, बार बार वही आ रहा है। वाटर नहीं, फिनॉल है सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद है तुम्हारा वाटर, और उसके बाद है अल्कोहल। अल्कोहल सबसे कम एसिडिक रहता है, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके आगे, और मिनरल एसिड है तो इसके आगे, मतलब HCl, H2SO4, HNO3, ये मिनरल एसिड्स है, इनऑर्गेनिक एसिड्स। चलो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट पीकेबी। लोवेस्ट पीकेबी मतलब हाईएस्ट केबी, हाईएस्ट केबी, ओ नहीं ये तो सभी ऑल है, अल्कोहल है मतलब ये एसिड है, तो एसिड के टर्म्स में जाएंगे। हाईएस्ट देखो, लोवेस्ट, पीकेबी लो मतलब केबी हाई, केबी हाई मतलब के लो, के लो मतलब वीक एसिड। तुमको पूछा है वीक एसिड कौन है,
लो पीकेबी मतलब लो के, लो के मतलब वीक एसिड। तो वीक एसिड कौन है? जहां पर प्लस आई ग्रुप होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी ब्यूटान है। ब्यूटान ब्यूटान मतलब 4 ही कार्बन है, सबके पास 4 कार्बन है। तो बात आती है सब्स्टिट्यूएंट पर, तो यहाँ पे क्लोरो है, 2 नंबर पर क्लोरो है। यहाँ पे मिथाइल है, तुमको क्या पूछा है भाई? वीक एसिड। तो क्लोरो वाले तो उड़ गए, क्योंकि क्लोरो वाले स्ट्रांग हो गए, क्लोरो वाले स्ट्रांग हो गए। कहा है? ये 2 नंबर पर है। चलो इसको जरा छोटा करके देखते हैं, इसको देखते हैं जरा। ये तो ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है? 2 नंबर पे क्लोरो है, तो ये तो स्ट्रांग एसिड हो गए। तो बात हमको चाहिए वीक एसिड। वीक एसिड तो एक तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा। वीक स्ट्रांग एसिड में प्लस आई ग्रुप दूर होना चाहिए, स्ट्रांग एसिड में। तो देखो ये OH, ये 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप, और दूसरी बात है ये 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप। तो इन दोनों में कौन वीक है? तो इन दोनों में ये वीक है, क्योंकि प्लस आई ग्रुप करीब है। प्लस आई ग्रुप करीब आ गया एसिडिक हाइड्रोजन के, तो वो वीक बनता है, क्योंकि स्ट्रांग एसिड में प्लस आई ग्रुप दूर होना चाहिए, क्योंकि प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक कैरेक्टर कम करते हैं। तो सबसे वीक एसिड है तुम्हारा ये ऑप्शन बी, वीकेस्ट एसिड। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये तो सिंपल है, ये तो हमने ऑलरेडी देखा है कि हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स। अभी इसमें क्या होता है? मैंने बोला कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन नॉन मेटल के हाइड्राइड्स ग्रुप में इसको एक्सेप्शन है, क्योंकि नीचे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है लेकिन एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो HF से ज्यादा HCl एसिडिक है, इससे ज्यादा HBr है, और इससे ज्यादा HI है। भले ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है लेकिन एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये एक्सेप्शन है। सो एक्सेप्शन इज इन हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल इन ग्रुप। अदरवाइज मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा तो एसिडिक बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन यहां पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटा फिर भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। चलो यहां पे क्या बोला है देखो, फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब ये तो अल्कोहल मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, अब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट डाले गए हैं। अब तुम देखो सब्स्टिट्यूएंट्स, एक तो माइनस आई ग्रुप और माइनस आर ग्रुप। अगर वो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर होता है तो सबसे स्ट्रांग एसिड होगा। ये तो NO2 सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहां से ये माइनस आई भी है और माइनस आर भी है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब मान लो कुछ 10 है। उसके बाद NO2 को तुम अगर मेटा पर लेकर जाओगे तो ये इसका रेजोनेंस इफेक्ट तो खत्म हो गया, ये सिर्फ माइनस आई इफेक्ट यहां से ऑपरेट करेगा। तो फिर भी लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही है ना, मेटा पर है, रेजोनेंस नहीं है, लेकिन माइनस आई तो है। कोई भी माइनस इफेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है वो, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा, इसलिए ये थोड़ा कम होगा, कुछ 8 मान लेते हैं। उसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहां से ये क्या करता है? प्लस आई और प्लस आर, ये प्लस आर नहीं लेकिन प्लस एच होता है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाता है। अल्काइल ग्रुप रेजोनेंस नहीं दिखाता। बस अल्काइल ग्रुप के बारे में याद रखना है कि वो प्लस एच रेजोनेंस की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा वीक रहता है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग रेजोनेंस होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये इंडक्टिव सबसे वीक रहता है। तो मेटा पोजीशन पर जाने के बाद सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, तो यहां से ये ज्यादा प्लस है और यहां से उतना प्लस नहीं है। तो जितना प्लस इफेक्ट ज्यादा उतना बेसिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर कम, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होगा 2, इसका इससे थोड़ा ज्यादा होगा 4। क्यों? क्योंकि इसका प्लस एच इफेक्ट चला गया, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है। जितना प्लस इफेक्ट उतना एसिडिक कैरेक्टर कम, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, मतलब प्लस आई वालों से ये जरा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये कुछ 5 रहेगा। राइट? यहां पे बोला है फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, वही काम कर रहे हैं।
अब NO2 ग्रुप यहां से -R और -I, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया है। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, बेसिक कैरेक्टर को कम करते हैं और एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। तो यहां से ये बहुत ही वीक बेस हो गया, क्योंकि ये दोनों इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत ही वीक यानी चलो इसको कुछ वैल्यू दे देते 10। ये मेटा पर जाने के बाद सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, रेजोनेंस नहीं करेगा, तो थोड़ा स्ट्रांग हो गया बेस, थोड़ा स्ट्रांग। देखो एसिड के उल्टा काम करता है ये। -I ग्रुप क्या करते हैं, बेस को वीक बनाते। यहां पे दोनों माइनस थे तो बहुत वीक बन गए, थोड़ा स्ट्रांग हो गए, तो इसको हम कुछ 12 वैल्यू देते हैं। उसके बाद ये तो प्लस, यहां से +I और +H दोनों इफेक्ट दिखाता है, तो बहुत ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा या बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, बहुत बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि दोनों इफेक्ट प्लस है। तो यहां पे कुछ 20 वैल्यू देते इसको, 20 यूनिट। अब ये मेटा पर चला गया तो सिर्फ +I है, +H नहीं काम करेगा, बढ़ाएगा लेकिन थोड़ा बढ़ाएगा। बढ़ाएगा मतलब विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इस पे रिस्पेक्ट में थोड़ा बढ़ाएगा। मान लो ये 15 है तो यहां पे कुछ 17 होगा, क्योंकि ये +I तो काम कर रहा है ना। +I इफेक्ट हमेशा बेसिक कैरेक्टर बढ़ाता है। तो इस तरीके से आप इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा बोलोगे फिर, दिस इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड।